19 जुलाई 2026 रूसी राजधानी मॉस्को पर रात छा गई है। यूक्रेन से लगभग 280 मील दूर स्थित 1.3 करोड़ लोगों वाला यह शहर सो रहा है, लेकिन मॉस्को को उसकी नींद जल्द ही बुरी तरह टूटने वाली है। यूक्रेन की ड्रोन सेना मॉस्को की ओर बढ़ रही है। सिर्फ कुछ ड्रोन या फिर 2-1 दर्जन ड्रोन भर नहीं, 400 से अधिक मानव रहित हवाई वाहन आसमान में उड़ चुके हैं और रूस के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इस झुंड का मिशन है रूसी राजधानी में तबाही मचाना, कीमती बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और दुश्मनों के लिए युद्ध को जितना हो सके उतना महंगा और असहनीय बनाने की कीव की मुहिम को आगे बढ़ाना। जैसे ही ड्रोन मॉस्को के करीब पहुंचते हैं, शहर की सुरक्षा के लिए लगाए गए रडार और वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय होने लगती है। पैंटसिर S1 जैसे मिसाइल सिस्टम सक्रिय होते हैं, वायु रक्षा इकाइयां हथियार आसमान की ओर करती है और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां जैमिंग सिग्नल भेजती है। लेकिन यह बहुत कम और देर हो चुकी है। झुंड दरवाजे तक पहुंच चुका है और रूस की कमजोर रक्षा प्रणालियों के लिए यह बहुत बड़ा है। कुछ ही मिनटों में धमाकों की आवाज गूंजेगी और रूसी राजधानी का आसमान फिर धुएं से भर जाएगा। यह हमला तब हुआ जब कीव ने 24 घंटे पहले युद्ध के सबसे भयानक हमलों में से एक झेला था। 18 जुलाई की रात को रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की भारी बमबारी करने का फैसला किया, जिसमें साफ तौर पर जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके उतना करने की मंशा थी, चाहे इसमें कितने भी आम नागरिक बीच में फंस जाएं। रात के सन्नाटे में शहर के हवाई क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की 41 मिसाइलें दर्ज हुईं, जिनमें कई आवाज से भी तेज थीं। जब तक हवाई हमले के सायरन यूक्रेनी राजधानी में बजने लगे, तब तक निवासियों के पास अपने बिस्तरों से उठकर अपने प्रियजनों को इकट्ठा कर शरण लेने के लिए मुश्किल से ही समय बचा था। इससे पहले कि धमाके शुरू होते, मिसाइलों की गति और उनकी पैंतरेबाजी की क्षमता, साथ ही उनकी भारी संख्या ने यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली के लिए इस हमले से निपटना बेहद मुश्किल बना दिया, जिसमें कथित तौर पर 125 रूसी ड्रोन भी शामिल थे। यूक्रेन ने दुनिया में सबसे जटिल बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्कों में से एक विकसित किया है, जिसमें पैट्रियट और आइरिस TSLM जैसे पश्चिमी मिसाइल सिस्टमों का मिश्रण शामिल है। S-300 जैसे पुराने सोवियत सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर, स्वचालित टरेट्स और चलित फायरिंग दल, जिनमें विमान भेदी तोपें, भारी मशीन गन और कंधे पर चलने वाले मिसाइल सिस्टम शामिल है। दुर्भाग्य से देश के पास रूसी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे सबसे तेज और सबसे खतरनाक खतरों से निपटने के लिए महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी है। तो जबकि यूक्रेनी सेना अधिकांश UAV को मार गिराने में सक्षम रही, 125 में से 108 को खत्म कर दिया। यह केवल मिसाइलों में से आधे से भी कम यानी ठीक 18 को ही रोक सकी। बाकी ने अपने लक्ष्यों को निशाना बनाया और कीव के चारों ओर कई धमाकों की आवाजें गूंजी, जिससे उस शहर में और तबाही आई, जो फरवरी 2022 में संघर्ष शुरू होने के बाद से लगातार पीड़ित रहा है। गूंज और धमाकों से हवा भर गई और कई मिसाइलों ने अपने पीछे मलबे के ढेर और भयंकर आग छोड़ दी। शहर के कई इलाकों में धमाके हुए, जिनमें रिहायशी इमारतें, गोदाम, छात्रावास और सुपरमार्केट थे। कीव के मेयर विताली क्लिट्स्को के अनुसार ये इमारतें रात में क्षतिग्रस्त हुईं। शहर केंद्र के पास मेट्रो स्टेशन और पास की भूमिगत पैदल सुरंग धंस गई। बचाव कर्मियों को सिर्फ मलबा छानना पड़ा। लगभग करीब 600 बचाव कर्मियों के साथ साथ डॉक्टरों, पुलिस अधिकारियों और अन्य आपातकालीन कर्मचारियों को हमले के बाद बुलाया गया। आग बुझाने, मलबा हटाने, फंसे नागरिकों को बचाने व जरूरतमंदों को तुरंत इलाज देने के लिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई, 16 घायल है और कई की हालत गंभीर है। यूक्रेन के कार्यवाहक विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यह कीव पर युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी मिसाइल बमबारी थी और राजधानी शहर रूस का अकेला निशाना नहीं था। कीव में आग जलने के दौरान रूसी ड्रोन और बम अन्य शहरों व क्षेत्रों पर भी हमला कर रहे थे। जापोरिजिया में हमलों की खबरें आई, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, और खेरसोन में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 75 वर्षीय महिला भी शामिल थी। द्नीप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में एक और मौत हुई। ओडेसा में 16 वर्षीय लड़का रूसियों के मनोरंजन पार्क हमले में मारा गया। एक के बाद एक हमला, एक के बाद एक विस्फोट, एक के बाद एक मौत। रूस का हमला जारी है, लेकिन अब यूक्रेन को चुपचाप सहना नहीं पड़ता। अब उसके पास ऐसे हथियार है जिनसे वह रूस के अंदर जवाबी हमला कर सकता है और हर हमले का जवाब दे सकता है। कीव पर हमले के कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन की सेनाएं बदला लेने की तैयारी में लग गई। राजधानी पर बड़े हमले के बाद
यूक्रेन भी मॉस्को पर जवाबी हमला करना चाहता था। 19 जुलाई को जब बचावकर्मी कीव की सड़कों पर व्यस्त थे, यूक्रेनी ड्रोन टीमों ने यूएवी का बड़ा झुंड तैयार किया। इसमें विभिन्न मॉडलों के ड्रोन, जिनमें डिकॉय ड्रोन और फायर पॉइंट FP1 जैसे लंबी दूरी की एक तरफा प्रहारक इकाइयां शामिल थे। सूरज ढलते ही अंधेरे में झुंड को छोड़ दिया गया। सैकड़ों यूक्रेनी ड्रोन अलग अलग जगहों से उड़े, ज्यादातर मॉस्को की ओर बढ़े, लेकिन यूक्रेनी कमांडरों ने सिर्फ मॉस्को पर ध्यान नहीं दिया। वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे अन्य स्थानों और लक्ष्यों को नजरअंदाज न करें जो उतने ही महत्वपूर्ण थे, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। जब सैकड़ों ड्रोन उत्तर पूर्व दिशा में लंबी उड़ान भरने लगे तो एक छोटा झुंड विपरीत दिशा में दक्षिण की ओर अज़ोव सागर की तरफ बढ़ गया। वह महत्वपूर्ण जल क्षेत्र जो क्रीमियन प्रायद्वीप और रूसी मुख्य भूमि के बीच स्थित है, साथ ही उससे भी दक्षिण में स्थित काला सागर। रूसी शैडो फ्लीट के जहाज इन जल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सक्रिय रहे हैं, जो अवैध रूप से तेल और अन्य वस्तुओं का निर्यात करते हैं ताकि क्रेमलिन के खजाने में बहुत जरूरी पैसा आ सके। वे कब्जे वाले प्रायद्वीप तक जरूरी सामान भी पहुंचाते हैं। लेकिन हाल के हफ्तों में यूक्रेन ने इस फ्लीट की गतिविधियों को बाधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। कई टैंकरों, मालवाहक जहाजों और अन्य जहाजों को नुकसान पहुंचाया है और यहां तक कि डुबो भी दिया है जब वे समुद्र पार करने की कोशिश करते हैं। और 19 जुलाई की रात को और भी जहाजों को वही अंजाम भुगतने वाले थे। अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेस के कमांडर रॉबर्ट माजार ब्राउडी के नेतृत्व में यूक्रेनी FPV ड्रोन पायलटों ने अपने कामिकाजे UAV लक्ष्यों की ओर भेजे। ये तेज रफ्तार ड्रोन थर्मल कैमरों से लैस थे जो पानी में जहाजों की पहचान कर सकते थे। ड्रोन को रूसी जहाजों को निशाना बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि वे बहुत बड़े और धीमे थे, जिससे वे कोई भी बचाव की चाल नहीं चल सके। डेक पर कुछ हथियारबंद गार्डों को छोड़कर इन जहाजों के पास ड्रोन हमलों से बचने का तरीका नहीं था। यूक्रेन के ड्रोन ने उन्हें निशाना बनाकर तेजी से हमला किया। पहला धमाका हुआ जिससे पानी पर लहरें फैल गई। दूसरे जहाजों के क्रू और कप्तानों ने टक्कर की आवाज और आग देखी, पर उनके पास मुड़ने का समय नहीं था। अपना नंबर आने पर वे बस इंतजार और खुद को टक्कर के लिए तैयार कर सकते थे। एक के बाद एक जहाज पर हमला हुआ। यूक्रेन के ड्रोन जहाज के अहम हिस्सों को निशाना बनाकर ढांचे में छेद और ऊपरी हिस्सों में आग लगा रहे थे। वे वहीं फंसे रह गए। धुआं उठा और चालक दल लाइफ बोट्स की ओर भागे। धूल बैठने तक 7 जहाज ड्रोन हमलों में क्षतिग्रस्त हो चुके थे। अब जुलाई में यूक्रेन द्वारा जुलाई में निशाना बनाए गए शैडो फ्लीट जहाजों की कुल संख्या हैरत अंगेज 183 तक पहुंच गई है। इस घटना के बाद रूसी अधिकारियों ने अज़ोव सागर में शिपिंग रोक दी। इससे देश की वित्तीय स्थिति सीधे प्रभावित होगी क्योंकि अब वह जलमार्ग से अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को तेल और फसलें नहीं भेज सकेगा। जब समुद्र के ऊपर आसमान में धुआं था, उसी वक्त यूक्रेनी ड्रोन जमीन पर एक और अहम लक्ष्य पर हमला करने वाले थे। समुद्र से कई मील अंदर और अज़ोव सागर में मची अफरा तफरी से दूर यूक्रेनी ड्रोनों का एक झुंड खेरसोन क्षेत्र के रूसी नियंत्रित हिस्से की ओर बढ़ रहा था। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के अल्फा स्पेशल ऑपरेशन सेंटर की टीम द्वारा नियंत्रित ड्रोन सिर्फ रूसी संपत्ति को नुकसान या नष्ट करने के लिए निगरानी नहीं कर रहे थे। उनके दिमाग में एक बहुत ही खास लक्ष्य था और उन सभी का सीधा निशाना उसी पर था। वो लक्ष्य रूसी संघीय सुरक्षा सेवा या FSB का एक समन्वय केंद्र था जो सोवियत संघ की KGB का आधुनिक उत्तराधिकारी है, जिसे रूस ने अपने सैन्य नियंत्रण के बाद एक पुराने बोर्डिंग हाउस में फिर से इस्तेमाल करना शुरू किया। बताया जाता है कि इस केंद्र में कभी भी 100 सैनिक और FSB अधिकारी रह सकते हैं। संभावना है कि 20 जुलाई की सुबह के शुरुआती घंटों में जब यूक्रेन के ड्रोन पास आ रहे थे, तब दर्जनों लोग इमारत में गहरी नींद में थे। उन्हें लगा कि वे सुरक्षित है और ऐसा सोचने की उनके पास अच्छी वजह भी थी क्योंकि केंद्र की कड़ी सुरक्षा थी। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुताबिक उस सुविधा में कई सशस्त्र गार्ड संभावित खतरे पर नजर रख रहे थे। रूसी बलों ने भी आसपास के इलाके में चेक पॉइंट्स स्थापित किए थे जो हमले के समय सक्रिय थे। साथ ही वहां बैरियर और भूमिगत शरण स्थल भी थे जहां सैनिक और अधिकारी किसी भी आसन्न हमले की आशंका होने पर शरण ले सकते थे। इस तथ्य से कि रूस ने इस स्थान की रक्षा के लिए इतने संसाधन लगाए, यह पता चलता है कि यह जगह कितनी महत्वपूर्ण है। कई तरह से FSB क्रेमलिन के युद्ध प्रयास का मुख्य दिमाग है। इसी कारण मॉस्को अपनी खुफिया एजेंसियों के ठिकानों और मुख्यालयों को बेहद सुरक्षित और गुप्त रखता है। पहले यूक्रेन के लिए ऐसी जगह हमला करना मुश्किल था क्योंकि उसके पास न तकनीक थी न संसाधन जिससे वह रूस की सुरक्षा पार कर FSB के किसी ठिकाने को गंभीर नुकसान पहुंचा सके। लेकिन वह समय अब बीत चुका है और 2026 में यूक्रेन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब उसके पास ऐसे ड्रोन हैं जो तेज,
ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा मजबूत हैं और उनमें बड़े और ज्यादा विनाशकारी वारहेड भी लगे हुए हैं। उन 13 ड्रोन बेस पर गिरने वाले थे। उनके पायलट दर्जनों मील दूर सुरक्षित दूरी से अपनी स्क्रीन पर देखते रहे। जैसे जैसे वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते गए, वे रूसी बाधाओं के ऊपर उड़कर सशस्त्र गार्डों को चकमा देते हुए उस जगह का निरीक्षण करने लगे और वहां लगभग 70 वाहन खड़े देखे। यह संकेत था कि अंदर दर्जनों अधिकारी हो सकते हैं। इस पर उत्साहित होकर और दुश्मन की खुफिया एजेंसी को झटका देने के लिए पायलट आगे बढ़े। ड्रोन को सीधे परिसर में उड़ाने से पहले वे फैल गए। एक के बाद एक ड्रोन अपने लक्ष्य से टकराए, जिससे दीवारों और छतों में छेद हो गए और भीषण आग लग गई जो घंटों तक जलती रही। हमला तेज और असरदार था, जिससे रूसियों को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में केंद्र धुएं में डूब गया। ये बताना कठिन है कि कितने एफएसबी कर्मी मारे या घायल हुए, क्योंकि रूस जल्द ही आधिकारिक आंकड़े नहीं देगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उस रात एजेंसी को एक बहुत गंभीर झटका लगा। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन हमले का मुख्य हिस्सा अभी सैकड़ों मील उत्तर में रूस के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर में होना बाकी था। बड़े ड्रोन झुंड के छोटे हिस्सों ने अजोव सागर और कब्जे वाले खेरसौन में सफलतापूर्वक हमले किए थे। 400 ड्रोन वाले इस यूएवी दस्ते का बड़ा हिस्सा जैसे ही शहर की सीमा में दाखिल हुआ, सीधे रूसी राजधानी की ओर बढ़ा। कुछ ड्रोन रूसी रक्षा प्रणाली ने गिराए, कुछ सिग्नल क्रेमलिन की नई इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से जाम हुए। संचार और नेविगेशन सिस्टम बंद होने से वे हवा में घूमकर जमीन पर गिर गए। अन्य को इंटरसेप्टर और जमीनी टीमों ने मार गिराया। झुंड धीरे धीरे घटा, पर यह रूस के लिए पूरी तरह खत्म करना बहुत बड़ा था और कई यूएवी मॉस्को की बाहरी सुरक्षा रिंग को पार करने में सफल रहे। उसके बाद वे अलग अलग होकर अपने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ गए। उनमें से कुछ ड्रोन मॉस्को के उपनगर पोदोल्स्क पहुंचे, जो क्रेमलिन से 25 मील दक्षिण है, और वहां बड़े तेल डिपो पर हमला किया। कीव के ड्रोन अक्सर ऐसी जगहों को निशाना बनाते हैं क्योंकि यूक्रेनी सेना रूस की ऊर्जा अवसंरचना को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जो उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यूक्रेन जितने ज्यादा तेल डिपो, रिफाइनरी और पाइपलाइन नष्ट करेगा, रूस को उतना ही आर्थिक नुकसान होगा और युद्ध जारी रखना मुश्किल होगा। पोदोल्स्क डिपो ऐसे ठिकानों की लंबी श्रृंखला में ताजा निशाना था। स्थानीय निवासी सायरन और धमाकों की आवाज से अपनी नींद से जाग उठे। कई लोगों ने अपने फोन उठाए और खिड़कियों की ओर भागे ताकि वे इस फैलती अफरा तफरी को कैद कर सके। कैमरे की फुटेज और बाद में ऑनलाइन साझा की गई तस्वीरों में तबाही का मंजर दिखा। घने काले धुएं ने शहर का आसमान ढक लिया था और डर के कारण स्थानीय लॉजिस्टिक्स सेंटर तुरंत खाली कराया गया, क्योंकि और ड्रोन सीधे उसी की ओर आ रहे थे। पूर्व में डोमोडेडोवो शहर, जहां मॉस्को का एक प्रमुख हवाई अड्डा है, भी यूक्रेन के मानव रहित प्रणाली बलों का पूरा कहर झेलने वाला था। उनके ड्रोन आसमान में उड़ते हुए एक और अहम लॉजिस्टिक्स ठिकाने यूजनेव्राती इंडस्ट्रियल पार्क पर हमला किया। यूक्रेन के ड्रोन ने कई जगह आग और धमाके किए, जिनमें वाइल्डबेरीज रिटेल की वेयरहाउस मुख्य निशाना थी। ये वाइल्डबेरीज वेयरहाउस पर हमलों के बाद हुआ, जिसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि कंपनी की सुविधाओं का इस्तेमाल रूस ड्रोन और नेविगेशन उपकरणों के उत्पादन के लिए प्रतिबंधित पुर्जों की आपूर्ति में कर रहा है। इस कार्रवाई से वाइल्डबेरी सेंटर वैध सैन्य लक्ष्य बनते हैं और यूक्रेन कंपनी के संचालन में तब तक बाधा डालता रहेगा जब तक वह क्रेमलिन की युद्ध मशीन का समर्थन बंद नहीं करती। यूक्रेनी ड्रोन हमले में कई वेयरहाउस नष्ट हुए। जेलेंस्की ने एक्स पर इस पर अपने विचार साझा किए। हमारे लंबी दूरी के हमलों ने लॉजिस्टिक सुविधाओं और तेल डिपो पर असर डाला है। मानव रहित प्रणाली बलों, खुफिया सेवाओं, मिसाइल फोर्सेज, आर्टिलरी और स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज का धन्यवाद। हम अपने शहरों और समुदायों पर हर रूसी हमले का उचित जवाब दे रहे हैं। इस युद्ध को समाप्त करना जरूरी है और यह केवल इस युद्ध के एकमात्र कारण रूस पर दबाव बढ़ाकर ही संभव है। तर्क किया जा सकता है कि इस हमले का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव असली नुकसान या क्रेमलिन के लिए भारी मरम्मत बिल नहीं था। अपनी कई सुविधाओं को आग की लपटों में घिरा देखने के बाद यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। मॉस्को के लाखों लोगों को फिर साबित हुआ कि उनका शहर उतना सुरक्षित नहीं है जितना होना चाहिए। उन्हें भी थोड़ा सा वही झेलना पड़ा जो कीव के लोग वर्षों से झेलने को मजबूर है, जबकि उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्षों से देश की वायु रक्षा प्रणाली की तारीफ और मॉस्को को दुनिया के सबसे कड़ी सुरक्षा वाले शहरों में से एक बताने के बाद अब शर्मिंदा रह गए। फिर से पुतिन का प्रचार झूठा निकला, क्योंकि सैकड़ों यूक्रेनी ड्रोन राजधानी की सुरक्षा पार कर उसके हवाई क्षेत्र में पहुंच गए। क्या रूस ने फिर से युद्ध की आग और क्रोध को अपने घर में महसूस किया? जितने ज्यादा हमले होंगे,
रूसी जनता उतनी ही ज्यादा गुस्से में और भयभीत हो जाएगी। जैसे जैसे लोग गुस्सा होंगे वे पुतिन के खिलाफ होते जाएंगे और उनकी लोकप्रियता घटेगी और उनके पूर्व समर्थकों की बढ़ती संख्या उन्हें सत्ता से हटाने की मांग करेगी। यूक्रेन ने 19 जुलाई की रात दिखा दिया कि वह रूस के अहम ठिकानों पर वार करने में सक्षम है। कीव के ड्रोन अब सिर्फ फ्रंट लाइन या कब्जे वाले क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों मील दूर रूस तक भी पहुंच सकते हैं और दुश्मन की रक्षा प्रणालियां साफ तौर पर उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूक्रेनी लोगों को अब सालों से एक आंख खुली रखकर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि वे लगातार हवाई हमलों के खतरे में रहते हैं जो कभी भी हो सकते हैं। इस बीच मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में रहने वाले रूसी लोग अपने सामान्य जीवन में व्यस्त रहने वाले थे, यह जानते हुए कि संघर्ष चल रहा है, लेकिन यह मानते हुए कि यह उनसे बहुत दूर है और कभी उन पर असर नहीं डालेगा। आखिरकार वह भ्रम टूट चुका है। अविश्वसनीय सैन्य रणनीति और सटीकता का विश्लेषण देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपको अगले युद्ध क्षेत्र पर मिलूंगा।